नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो थे भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में दोस्तों कल हमने बेसिक जान लिया था कि कहाँ कहाँ कौन सा भौतिक प्रदेश हमें पढ़ना है। दोस्तों, आज जो हम शुरू करेंगे वो सबसे पहले शुरू करेंगे पहला भौतिक प्रदेश है जिसको कहते हैं पश्चिमी मरुस्थल। जो मरुस्थल भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे और पश्चिमी मरुस्थल जिसको कहा जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल में दोस्तों हम पहले उसके बारे में जानेंगे कि पश्चिमी मरुस्थल किधर फैला हुआ है, इसका फैलाव कितना है, कौन से जिले इसमें शामिल होते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये पश्चिमी मरुस्थल जो है वो किसका भाग है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पहले जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका बेसिक जान है। भौतिक प्रदेशों में ए पढ़ रहे हैं, इसका नाम है पश्चिम मरुस्थल। दोस्तों, जो पश्चिम मरुस्थल है वो हम मैप में देख लेते हैं। जो मैप है हमारा उसमें अरावली के इधर पड़ता है पश्चिम मरुस्थल, इधर पूरी मैदान, और एक भाग जो हाड़ौती वाला पठार है वो पठार के क्षेत्र में पड़ता है। जो कोटा बूंदी बारह झालावाड़ है दोस्तों उसको हाड़ौती कहा जाता है। दोस्तों शुरू करते हैं पश्चिम मरुस्थल। पश्चिम मरुस्थल है, इसके बारे में बेसिक जानकारी। तो दोस्तों ये हिस्सा है ग्रेट पोली आर्कटिक। ग्रेट पोली आर्कटिक का किसका हिस्सा है दोस्तों? ग्रेट पोली आर्कटिक। ये क्या है दोस्तों? जो दोस्तों पूरे संसार में जो फैलाव है मरुस्थल का, उसमें सबसे बड़ा फैलाव है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल। और दोस्तों उससे आगे चलते हैं तो उसमें आता है अरब का मरुस्थल। और फिर इधर चलते हैं तो इसमें पाकिस्तान और भारत में जो मरुस्थल फैला हुआ है उसका नाम दिया जाता है थार का मरुस्थल। तो अरब मरुस्थल, थार मरुस्थल और दोस्तों जो सहारा का मरुस्थल है, ये तीनों मिलकर जिसका निर्माण होता है, जिस मरुस्थल का निर्माण होता है उसको कहा जाता है ग्रेट पोली आर्कटिक। तो ग्रेट पोली आर्कटिक में कौन से हैं? सहारा, अरब और थार। दोस्तों ग्रेट पोली आर्कटिक का ही हिस्सा हमारा पश्चिमी मरुस्थल। अब दोस्तों जो थार का मरुस्थल है ये टोटल 100% मानते हैं। उसमें से 15%, ये 15% हिस्सा है, ये है पाकिस्तान में फैला हुआ। और दोस्तों पाकिस्तान के लिए इसका अलग नाम हो सकता है, परंतु हमारे जो हम ग्रेट पोली आर्कटिक में मानते हैं उसमें पाकिस्तान और भारत में जो फैला हुआ मरुस्थल है उसको थार मरुस्थल कहा जाता है। 15% दोस्तों पाक में फैला हुआ है और 85%, जो 85% है ये भारत में फैला हुआ है। अब दोस्तों जो 85% भारत में फैला हुआ वो कौन कौन से राज्य हैं? तो उनमें सबसे पहले आता है वो आता है पंजाब। पंजाब में भी दोस्तों मरुस्थल है। उसके बाद में आता है हमारा राजस्थान, साथ में दोस्तों हरियाणा भी आता है, और फिर आता है गुजरात। अब पंजाब में जो 85% है उसका कितना है, हरियाणा में कितना है, गुजरात में कितना है, वो कितना है तो वो देखते हैं। राजस्थान में दोस्तों सबसे ज़्यादा है, वो है 58%। हरियाणा में है वो है दोस्तों जो 6% है वो। पंजाब में है वो है 8%, और गुजरात में है वो है 13%। तो दोस्तों ये है पूरे 85% में से पंजाब में 8, राजस्थान में 58, हरियाणा में 6 और गुजरात में 13%। तो इस प्रकार ये तो टोटल 85% हो जाता है। अब दोस्तों हम सुनते आ रहे हैं कि पश्चिमी मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। दोस्तों हमने जब पहली पहली क्लास में तो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था, उसके बाद में जब दूसरी क्लास थी उसमें जो पृथ्वी है उसका जो विखंडन हुआ था गोंडवाना अंगारा लैंड, उसमें जो 33 सागर था उसके बारे में जाना था। और 33 सागर का ही अवशेष कौन सा है? पश्चिम मरुस्थल। ये 33 सागर का अवशेष हो गया। तो दोस्तों 33 सागर का अवशेष है, इसके प्रमाण क्या मिलते हैं कि पश्चिम मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, तो इसके प्रमाण क्या है? तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है कि जो हमारा पश्चिम मरुस्थल है उसके क्षेत्र में अधिकतर कोयले के भंडार, कोयला भंडार। और दोस्तों ये फैलाव कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर। और दोस्तों देखा जाए तो कोयले के अधिकतर जो प्रमाण है वो समुद्री अवशेषों से ही मिलते हैं। तो जैसलमेर और बाड़मेर में कोयले के भंडार होने का हम इसको मान सकते हैं 33 सागर के अवशेष। दूसरा दोस्तों यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ भी, हमारे दोस्तों रिफाइनरी लगी हुई है वो इधर ही है। पेट्रोलियम पदार्थ ये भी दोस्तों समुद्र के ही अवशेषों को मान सकते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ निकलता है? तो समुद्र में। दोस्तों अभी तक पता भी नहीं लगा पाए हैं वैज्ञानिक कि समुद्र में कितने रिसोर्स, जितने भूखंड में नहीं मिलते उससे कई गुना ज़्यादा समुद्र में रिसोर्स है।
पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, इसके अलावा कोयला। फिर दोस्तों यहाँ पर समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले, समुद्री वनस्पति के अवशेष। ये भी मिले हैं, और ये मिले हैं आकल। दोस्तों आकल एक स्थान है और वो है जैसलमेर, वहां पर दोस्तों ये सब मिले हैं। और दोस्तों वहां पर एक पार्क का निर्माण किया गया है, जिसका नाम दोस्तों इस गांव के नाम पर रखा गया है, आकल वुड फॉसिल पार्क। वुड फॉसिल पार्क है दोस्तों, ये जैसलमेर में बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, समुद्री जो वनस्पति है उसके अवशेष रखे गए हैं। कोयला भंडार, पेट्रोलियम और समुद्री अवशेषों के कारण उसको मान सकते हैं कि यहाँ पर 33 सागर के अवशेष थे। एक सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है खारे पानी की झीलें। और दोस्तों यहाँ पे हमें बालोतरा, जहाँ पे दोस्तों लूनी नदी है वो मीठी रहती है, जहाँ तक लूनी नदी मीठी रहती है यहाँ पे जाने के बाद में खारी हो जाती है। एक यहाँ पर पचपदरा, ऐसी झीलें मिलती है। तो दोस्तों 33 सागर का अवशेष होने के ये प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि 33 सागर, सागर क्या है, खारा है। वहां पे क्या क्या प्रमाण मिल सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, समुद्री वनस्पति। अब देखो मरुस्थल में समुद्री वनस्पति का मिलना, तो यहाँ पर 33 सागर का अवशेष मान सकते हैं ना। इसके अलावा खारे पानी की झील। तो ये हुआ पश्चिम मरुस्थल के बारे में जो बेसिक है वो। साथ में चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी जिले हैं, कि कौन कौन से जिले हैं जो पश्चिम मरुस्थल के भाग में आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं उनके बारे में। देखते हैं दोस्तों जिले। पहले दोस्तों मैं मैप बना देता हूँ। इतना समय अब हमारे काम आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अरावली मान लीजिएगा, ये हमारी अरावली है। और दोस्तों जो टोटल हमारा मरुस्थल है उसमें कितने जिले हैं, दोस्तों वो जिले हैं 12 जिले। कितने जिले हैं दोस्तों, 12 जिले। अब वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों शुरू करते हैं ऊपर से। यहाँ पे आता है हमारा श्री गंगानगर, और यहाँ पे आता है हमारा हनुमानगढ़, 2 जिले हो गए दोस्तों। फिर यहाँ पे आता है हमारा बीकानेर, बीकानेर। यहाँ पे जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, वो है जैसलमेर। यहाँ पे आता है हमारा बाड़मेर, यहाँ पे आता है हमारा जालोर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आता है हमारा जोधपुर, ये जोधपुर हो गया। इसके साथ में दोस्तों यहाँ नागौर, यहाँ पे आता है हमारा चूरू। फिर दोस्तों यहाँ पे झुंझुनू, यहाँ पे नागौर हो गया। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे आता है पाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जिले तो हो गई ये। इसके साथ में दोस्तों कुछ जो भाग है वो आता है सीकर जिले का। तो कौन सा जिला आ गया, सीकर। टोटल कितने जिले हैं दोस्तों, दोस्तों 12 जिले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जैसलमेर 12, ये टोटल 12 जिले हो गए यहाँ पर। अब दोस्तों जो अरावली है उसके पश्चिम में टोटल जिले हैं 13, उनमें से 12 है रेगिस्तान। अब दोस्तों जो 13वां जिला है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो रेगिस्तान में शामिल नहीं होता, और वो जिला है सिरोही। इसको मैं दोस्तों अलग से अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारी अरावली है उसके पश्चिम में है, परंतु ये रेगिस्तान का भाग नहीं। तो टोटल 13 जिले आते हैं, वो आते हैं अरावली के पश्चिम में, जबकि उनमें से 12 जिले आते हैं हमारे रेगिस्तान का पार्ट। चलते हैं दोस्तों आगे। ये जो 12 जिले हैं टोटल, ये राजस्थान के कितने क्षेत्रफल में, तो ये राजस्थान के टोटल जिले क्षेत्रफल में है वो है 61.11। ठीक है दोस्तों, और इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 2,09,543.25 किलोमीटर स्क्वायर। ये है इनका दोस्तों क्षेत्रफल, और इनका जो क्षेत्रफल में परसेंट कितना है वो है 61.11। परंतु दोस्तों इन 12 जिलों में से कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे रेगिस्तान है ही नहीं, वहाँ पे बहुत हरियाली है, वहाँ पे फसलें होती है, ये सब कुछ जो रेगिस्तान का पार्ट नहीं है। तो वो 12 जिलों में से कितना भाग,
तो दोस्तों अगर पूरा रेगिस्तान का लिया जाए, केवल रेगिस्तान का, तो वो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का केवल 52%। कितना है? 52%। और दोस्तों ये एरिया में कितना है? तो वो है 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इतना फर्क आ जाता है। 12 जिलों का टोटल जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का 61.11 है और 2,09,543.25 किलोमीटर स्क्वायर। परंतु दोस्तों केवल रेगिस्तान का है वो राजस्थान के 52% है और वो कितना पार्ट है? 1,75,000। ये हुआ दोस्तों यहाँ का क्षेत्रफल के बारे में। इसके अलावा यहाँ जनसंख्या, यहाँ दोस्तों राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। और दोस्तों ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जहाँ पर इतनी जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व है, विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व लिया हुआ रेगिस्तान बता रहा हूँ दोस्तों। एक क्षेत्र विशेष के बारे में बात कर रहा हूँ, रेगिस्तान क्षेत्र विशेष के बारे में। रेगिस्तान पूरे विश्व का, थार का रेगिस्तान ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पर इतनी जनसंख्या निवास करती है, यानी जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, इनका काम काज कैसे चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये करते हैं खेती, जहाँ जहाँ सिंचित प्रदेश है वहाँ पर ये खेती करते हैं। और खेती किस प्रकार की खेती होती है? वो खेती होती है चक्रीय खेती या चक्रीय कृषि जिसको कहा जाता है। अब ये क्या होती है? तो दोस्तों एक समय में रब्बी की फसल करेंगे, फिर रब्बी को छोड़ के वहाँ पर कर लेंगे ये खरीफ की फसल। जैसे हम करते हैं वैसे ही दोस्तों ये ऐसे ही करते हैं ये भी। फिर रब्बी की फसल बीच में जो जायद की आती है वो भी ये कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सी फसलें होती है? तो दोस्तों कोई बाजरा, मूंग, मोट, गेहूँ, गंवार, ये सब कुछ यहाँ पर होते हैं। परंतु यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये दलहनी फसलें जिनसे दाल होती है वो भी उत्पादित करते हैं। अब दोस्तों दलहनी फसलों से क्या फायदा है? दलहनी फसलों से क्या होता है दोस्तों? इनकी पत्तियां टूट टूट के नीचे गिरती है, तो दोस्तों उनसे वो जड़ों में जाती है और जड़ों में वो राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, उसको उत्पादित करती है। और दोस्तों राइजोबियम जीवाणु फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है, उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, जो उनकी पत्तियां होती है वो नाइट्रोजन को बढ़ा लेती है। इस प्रकार ये भूमि है, वहां पर अर्थव्यवस्था में चक्रीय कृषि का योगदान। यहाँ पर जो वनस्पति है, जो वनस्पति है वो कैसी है? यहाँ की वनस्पति है मरुद्भिद। पहले तो दोस्तों उनके बारे में देख लेते हैं कि ये कैसी कैसी यहाँ पर वनस्पति है। मरुद्भिद वनस्पति। इसके अलावा यहाँ पर कांटेदार कांटेदार वृक्ष है और झाड़ियाँ हैं दोस्तों। और इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कहा जाता है जीरोफाइट्स। कौन सी वनस्पति है? जीरोफाइट्स, ये यहाँ की वनस्पति। अब दोस्तों ऐसा क्यों? तो दोस्तों जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ के पेड़ पौधे अपनी पत्तियां छोटी रखेंगे। क्यों? क्योंकि वर्षा कम होती है, तापमान अधिक पड़ता है, तो ताप अधिक पड़ने के कारण दोस्तों वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। अब दोस्तों पेड़ों में वैसे भी पानी नहीं है और पत्तियां बड़ी होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, उनमें से जो पानी की मात्रा रहेगी वो उड़ जाएगी। तो पौधे क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को छोटा करते हैं। और दोस्तों जो कांटे होते हैं वो भी पेड़ों के पत्तियों की तरह ही काम करते हैं कि जितना छोटा होगा उतने से पानी नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा तो जो वृक्ष है वो जलेगा नहीं, यानी तापमान ज़्यादा पड़ने से वृक्ष खत्म हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार यहाँ की वनस्पति है वो कांटेदार वनस्पति है। मरुद भी जिसको कहा जाता है, और अधिकतर झाड़ियाँ मिलेगी यहाँ पर दोस्तों। घासें हैं वैसे सेवन घास, दामन घास आदि घासें यहाँ पे पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं आगे की यहाँ की मिट्टी। दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी है वो है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी इसको कहा जाता है रेतीली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर पाई जाती है। अब इस मिट्टी का क्या विशेषता है? तो दोस्तों इसकी है कि जल ग्रहण क्षमता इसकी सबसे कम है। क्यों जल ग्रहण क्षमता कम क्यों? पहले तो विशेषता है जल ग्रहण क्षमता कम क्यों है? क्योंकि जो कण है वो पास पास नहीं है, दूर दूर रहते हैं कण, बहुत दूर दूर। इसके साथ में कण बहुत मोटे हैं, तो मोटे हैं तो वो ग्रहण करेंगे नहीं और नीचे छोड़ देंगे पानी को, इसलिए जल ग्रहण क्षमता बहुत कम पाई जाती है। और नीचे इनके है चूना पत्थर और जिप्सम, तो इस कारण यहाँ पर जल ग्रहण क्षमता बहुत कम है। अब दोस्तों यहाँ की जो बलुई मिट्टी है उसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है
वो बहुत ज़रूरी है उसका नाम जानना, क्योंकि दोस्तों हमने जो वनस्पति देखा जीरो पॉइंट्स, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि वैज्ञानिक नाम बताएं बलुई मिट्टी का। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहा जाता है एरिडोसोल। एरिडोसोल दोस्तों वैज्ञानिक नामों से हमें कई मिट्टियाँ देखनी पड़ेगी, एरिडोसोल, अल्फीसोल, वर्टीसोल, इंसेप्टिसोल, ऐसे सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों एरिडोसोल इस मिट्टी को कहा जाता है। यहाँ पर और क्या विशेषता है, तो दोस्तों यहाँ की जो वर्षा है वो कितनी होती है, 0 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। ये मैं पूरे रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी हमें इनका विभाजन पढ़ना है। जब हम विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें एक 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। परंतु अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर पूरा रेगिस्तान है उसमें कितनी वर्षा होती है। चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कुछ विशेष क्षेत्र हैं उनके बारे में। एक नाम लिख रहा हूँ दोस्तों, समगांव। समगांव ये क्या है, ये है वनस्पति विहीन गांव। यहाँ पर दोस्तों वनस्पति होती नहीं, ये रेगिस्तान का ही पार्ट है, वनस्पति विहीन गांव। अब दोस्तों इसको कुछ अलग उपमा दी गई है, इसको कहा जाता है राजस्थान का थंडरबोल्ट। राजस्थान का थंडरबोल्ट क्यों कहा जाता है दोस्तों, थंडरबोल्ट कहा जाता है जहाँ पर बिजलियां चमकती है। तो राजस्थान का जो थंडरबोल्ट है वो है समगांव। और समगांव है कहाँ पर दोस्तों, वो है जैसलमेर। कहाँ पर है दोस्तों, जैसलमेर। एक तो हुआ ये, रेगिस्तान की एक सबसे बड़ी समस्या है वो है अपरदन। यहाँ पर मिट्टी का बहुत अपरदन होता है। अब उसके लिए कई प्रकार के काम करते हैं, जैसे यहाँ पर हवाएं चलती थी, इसके अलावा कण बड़े बड़े हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है अपरदन। और एक यहाँ की जो समस्या है वो है सेम की समस्या। अब ये सेम की समस्या क्या है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा रहेगा वहाँ पर कुछ समय बाद में खनिज लवण है वो नीचे चले जाते हैं, और जो खनिज लवण नीचे चले जाते हैं इस प्रकार वो भूमि दलदली हो जाती है और अनउपजाऊ हो जाती है। तो ये जो सेम की समस्या है ये कहाँ पर है दोस्तों, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, यहाँ सभी जिलों में अभी नहरें चल रही है। नहरों में सबसे बड़ी जो नहर इधर चल रही है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके कारण जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में एक स्थान पड़ता है वो पड़ता है बड्डोपल। क्या नाम है दोस्तों, बड्डोपल। ये नाम याद रखने के दोस्तों, बड्डोपल स्थान है, सम गांव है, ये सब कुछ दोस्तों ध्यान में रखिएगा। जो बड्डोपल गांव है ये है कहाँ का, ये हनुमानगढ़ का है। और दोस्तों सेम की समस्या से प्रभावित गांव, सबसे ज़्यादा सेम की समस्या यहाँ पर पाई जाती है रेगिस्तान में। क्यों, क्योंकि सिंचाई होती है, पानी है वो खनिज लवणों को नीचे ले गया, जिप्सम की परत है, ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पर जो है वो मिलते हैं। यहाँ पर बड्डोपलिस्तान ध्यान रखिएगा, समगांव ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये तो हुआ रेगिस्तान के बारे में। कुछ और जान लीजिएगा कि इसका उपनाम मिलता है, वृक्ष प्रदेश मिलता है। डॉक्टर ईश्वरी लाल प्रसाद ने इसको वृक्ष प्रदेश कहा था। यहाँ पर रूप भी नहीं उग सकता, ये सब कुछ दोस्तों इसके बारे में कहा गया। अब दोस्तों पढ़ते हैं इसका उपविभाजन। उपविभाजन दोस्तों, उपविभाजन के 3 भाग हैं। 3 आधार है दोस्तों, भाग नहीं है, 3 आधार है। क्या क्या है, एक तो है वर्षा, कि वर्षा के आधार पर ये किस प्रकार विभाजित है। एक है दोस्तों बालू का स्तूप, बालू का स्तूप ये भी देखना पड़ेगा। और दोस्तों एक है धरातल, धरातल। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा धरातल। धरातल धरातल में दोस्तों हमें 3 पार्ट पढ़ना है, उसका नाम है ईर्ग, रेग और हम्मादा। बहुत इजी है दोस्तों, एक बार में समझ में आ जाएगा ईर्ग रेग हम्मादा क्या है। परंतु दोस्तों ये याद रखिएगा, नाम ईर्ग में क्या आता है, रेग में क्या आता है और हम्मादा में क्या आता है। इसी प्रकार हम बालू का स्तूपों में पढ़ेंगे, तो बालू का स्तूपों में 2 पार्ट पढ़ेंगे, बालू का विहीन और बालू का सहित। ये हम 2 भाग पढ़ेंगे इसके अंदर। और दोस्तों इनके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो बालू का विहीन क्षेत्र कितना है और बालू का सहित क्षेत्र कितना है, ठीक है दोस्तों।
अब जो दोस्तों हम बालू का स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम दोस्तों वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा में दोस्तों हमें दो विभाजन पढ़ना है। वर्षा, एक हमें पढ़ना है 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, और एक हमें पढ़ना है 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। और दोस्तों विभाजन में हम सबसे पहले देखेंगे शुष्क विभाजन, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, उसमें अंदर दोस्तों हम विभाजन कर देंगे। अब दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, वो चलते हैं इर्ग रेग हम्मादा। इर्ग क्या है? पूर्णतः रेतीला मरुस्थल। पूर्णतः रेतीला जो मरुस्थल है, ये दोस्तों मरुस्थल का उपविभाजन पढ़ रहे हैं हम। यहाँ लिख देता हूँ मरुस्थल। मरुस्थल के उप विभाजन में हम जो पहला धरातल के आधार पर देख रहे हैं वो है इर्ग रेग हम्मादा। ये तीन पार्ट है इसके, ए बी और सी। जो पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है उसको कहा जाता है इर्ग। रेग क्या है और हम्मादा क्या है? जो पथरीला मरुस्थल है, इसको कहा जाता है रेग। और जो दोस्तों चट्टानी मरुस्थल है, बड़ा बड़ा चट्टानी मरुस्थल जो है उसको कहा जाता है हम्मादा। दोस्तों ये पूर्णतः रेतीला किधर है? तो पूर्णतः रेतीला जो हमारी बॉर्डर है उसके पास में दोस्तों पूर्णतः रेतीला है। कुछ कुछ जगह पथरीला मरुस्थल है जहाँ पर कंकर पत्थर मिलते हैं। और दोस्तों हमारा हम्मादा क्या है? बड़े बड़े जो पत्थरों वाले मरुस्थल में मिलते हैं उसको कहा जाता है हम्मादा। ये तो हुआ धरातल के आधार। अब दोस्तों उप विभाजन को हमें देखना है, तो मैं वापस मैप बना देता हूँ, और मैप से ही दोस्तों पूरा ये समझ में आएगा कि किस प्रकार इसका विभाजन है। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे अरावली आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये होएगा हमारा शुष्क मरुस्थल का पार्ट, और ये पूरा होगा अर्ध शुष्क का। दो पार्ट है दोस्तों, ये तो हुआ अर्ध शुष्क का। अर्ध शुष्क मतलब आधा सूखा, और ये है पूर्णतः शुष्क का यानी शुष्क मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, अब जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसके और विभाजन है, उससे पहले हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल। हमारी 0 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ पे आती है हमारी 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, यहाँ पर डॉट पे। और यहाँ से 25 शुरू होती है, यहाँ पर आती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और 0 से 25 सेंटीमीटर शुष्क मरुस्थल में वर्षा होती है। तो ये वर्षा के आधार पर विभाजन हुआ, पर इसके अंदर हमें और काफी इंफॉर्मेशन और पढ़ना होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो शुष्क मरुस्थल है उसका एक नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल। और दोस्तों जो शुष्क मरुस्थल है इसके अंदर कुछ और चीजें पढ़नी है, वो देखते हैं। पहले तो देखते हैं ये कहाँ कहाँ फैला हुआ। तो ये फैला हुआ है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर। दोस्तों हमारा जो बॉर्डर है वो हमने देखा था हिंदूमल कोट से बाड़मेर के सागड़ तक। तो उसमें दोस्तों हमने श्री गंगानगर को शामिल किया था और बाड़मेर के सागड़ तक पढ़ा था। परंतु दोस्तों जो हमारा शुष्क मरुस्थल है, महान मरुस्थल जिसको कहा जाता है, वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर में है। उसमें गंगानगर मत जोड़ना, क्योंकि अर्ध शुष्क मरुस्थल का पार्ट होगा गंगानगर। अब इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, वो देखते हैं कि ये जो मरुस्थल है जिसको शुष्क मरुस्थल हमने नाम दिया है, 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के मध्य है। यहाँ पर वायु तेज गति से चलती है और अपर्दन होता है, ये हम समस्या देख चुके हैं पहले, ये पूरे मरुस्थल की समस्या है। परंतु दोस्तों यहाँ पर ये मरुस्थल पहले तो है ही इर्ग मरुस्थल का पार्ट, क्योंकि ये जो हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर के आसपास का ही पार्ट है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर तो वैसे भी बॉर्डर के आसपास में आते हैं, और ये पूर्णतः रेतीला है, यानी रेत ही रेत है। तो दोस्तों यहाँ पर चलती है हवा, और हवा इतनी तेज चलती है कि उससे मरुस्थल का होता है अपर्दन। और अपर्दन होने के बाद में दोस्तों टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उड़ उड़ के। दोस्तों ऐसा होता है, तो उसके लिए एक फेमस गांव आता है जिसका नाम है नाचना गांव। तो मरुस्थल मार्च उसको कहा जाता है, जो अपर्दन होता है उसके बाद में जो टीले उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं उनको कहा जाता है मरुस्थल मार्च। और उसके लिए एक फेमस गांव आता है जिसका नाम है नाचना गांव। और ये नाचना गांव कहाँ पड़ता है? ये भी दोस्तों जैसलमेर में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट गांव है, जैसे समगाम हुआ, नाचना गांव हुआ, बड्डोपल हुआ। तो ये हुआ हमारे इसके बारे में, जो हमारा प्रसिद्ध गांव आता है मरुस्थल मार्च के बारे में, नाचना गांव, वो। चलते हैं आगे।
शुष्क मरुस्थल में कुछ झीलें पाई जाती है जिनका नाम होता है टाड, रन या पलाया। ये दोस्तों क्या है? ये है झीलें। कौन सी झीलें हैं? खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं, दलदली होती है, और कोई फिक्स झीलें नहीं है, अस्थायी। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। पोखरण हुआ, भाकरी हुआ और बीरमसर हुआ। ये तो दोस्तों तीनों जैसलमेर की जो टार रन पलाया श्रेणी की जो झीलें होती हैं उनमें आते हैं। इसके अलावा बाप लावा, ये है जोधपुर में। और बाड़मेर में एक थोब नाम की जो झील है वो है टार्डन पलाया का बाग। अब दोस्तों शुष्क मरुस्थल ऐसा है तो क्या काम आता होगा? बहुत काम आता है दोस्तों। क्या काम आता है? सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक शक्ति परीक्षण केंद्र बना हुआ है पोखरण। नाम से याद आ गया होगा, पोखरण। परमाणु मूवी बनी है दोस्तों इसके ऊपर। 18 मई, सॉरी दोस्तों 11 नहीं, 18 मई 1974, नंबर 1। उसके बाद में 11 मई 1998, 2 दिन बाद 13 मई 1998। क्या हुआ? परमाणु परीक्षण। बहुत सारे सैंक्शंस लगे दोस्तों, तरह तरह की हमें सैंक्शन झेलने पड़े। अमेरिका के, बड़े बड़े देशों के, यूरोपीय संघ के, ये सब कुछ हमें झेलने पड़े। काफ़ी सारे पाबंद लगे, परंतु हमने तो कर दिखाया परमाणु परीक्षण। इंदिरा जी का काल है दोस्तों, आयरन लेडी। इसके बाद में 11 मई 1991 को अटल जी के काल में दोस्तों ये दोनों परमाणु परीक्षण हुए। 18 मई को 1974 को परमाणु परीक्षण। तो पोखरण ही है। अब कुछ रिहायशी इलाकों में तुम परमाणु परीक्षण करोगे तो मरोगे, इसलिए रेगिस्तान में आ गए। काम आया ना पोखरण। इसके अलावा यहाँ पर और एक चीज बताता हूँ दोस्तों, बाप बोल्डर। बाप बोल्डर ये क्या है कहाँ पर? सबसे पहले तो है जोधपुर। हाँ, भाग नहीं है शुष्क मरुस्थल का, कुछ पार्ट आता है जोधपुर का। पर बाप बोल्डर है क्या? समुद्री जो पत्थर होते हैं ना, उनका ढेर है, चिकने पत्थर। यहाँ पर बाप बोल्डर जो जोधपुर है वहां पर। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज, लाठी सीरीज। बहुत क्वेश्चन बने हैं दोस्तों इस पे। कहाँ पर है? जैसलमेर में। क्या है लाठी सीरीज? मीठे पानी की भूगर्भ पट्टी है। कहाँ से मिला? है, नदियों का प्रवाह था यहाँ पर, राजस्थान में नदियां बहती थी और माना जाता है ये सरस्वती नदी का पार्ट थी। तो क्या नाम है? लाठी सीरीज। क्या है? मीठे पानी की भूगर्भी पट्टी। भूगर्भ के अंदर ही है दोस्तों पूरा। इतनी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, 80 किलोमीटर लंबाई है, 80 किलोमीटर। और चौड़ाई भी ले लो साथ में, 60 किलोमीटर की चौड़ाई लिए हुए। ठीक है दोस्तों, इतनी बड़ी है लाठी सीरीज। क्या हुआ था? किसने खोजा? तो काजी नाम की संस्था है दोस्तों। कौन सी संस्था है? काजी नाम की संस्था है। और इन्होंने खोजा था लाठी सीरीज को। और लाठी सीरीज कोई खोज कादरी संस्था ने की। कादरी संस्था का खुद का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर। काजरी ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, काजरी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके अंदर काफ़ी सारे परीक्षण किए जाते हैं। उसमें से जो लाठी सीरीज हमारे खोजी है वो काजरी संस्था ने खोजी। क्या बताया? किसका स्रोत लिया? स्रोत लिया गग्गर नदी का। कि गग्गर नदी जो हमारी सरस्वती नदी जिसको हम कहते हैं, उसको माना था इन्होंने कि सरस्वती नदी यहाँ बहती थी। और जो लाठी सीरीज है वो सरस्वती नदी का ही पार्ट। दोस्तों मैंने बताया था यहाँ पर कुछ घासें हैं। तो जो शुष्क मरुस्थल में घासें हैं वो कौन कौन सी है? मैंने वहाँ पे खूब सारे नाम लिए थे। उसमें जो जो सेवन है, करड़ है और मुराल है, ये 3 घासें तो दोस्तों इसमें शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। आज शुष्क मरुस्थल में भी देखेंगे कुछ घासें उसमें भी मिलेगी। और जो दोस्तों सेवन घास है उसको सूखने पे कहा जाता है लिलोन। और सेवन घास का दोस्तों वैज्ञानिक नाम भी है लिथुसियस सिंडुकुस। ये इसका सेवन घास का वैज्ञानिक नाम। अब चलते हैं दोस्तों और क्या मिलता है।
तो यहाँ पर एक नलकूप मिलता है जिसमें से पानी निकलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता। वो है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप कहाँ पर है? ये हमारे जैसलमेर में। स्थान बहुत बहुत गौर से देख लेना दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन इनमें से मिलता ही है कि कौन सा स्थान है। तो चांदन नलकूप कहाँ पर है, जैसलमेर में क्या है? इसको कहा जाता है थार का गढ़ा। थार का गढ़ा। और इसी से मिलता जुलता एक स्थान बता देता हूँ, वो है बटाड़ू का कुआं। उसमें भी पानी खत्म नहीं होता। बट्टाड़ू, बट्टाड़ू का कुआं। ये क्या है? ये बाड़मेर का है और इसमें भी पानी खत्म नहीं होता। इसको कहा जाता है, वो कहा जाता है रेगिस्तान का जलमहल। एक स्थान और इम्पोर्टेंट आ रहा है, उसका नाम है गजनेर। गजनेर क्या है ये? इसको कहा जाता है नखलिस्तान। नखलिस्तान। तो ये नखलिस्तान क्या है? ये राजस्थान का नखलिस्तान बोला जाता है गजनेर। क्या है नखलिस्तान? ये है कि मरुस्थल में हरा भरा बाग बाग का पाया जाना। दोस्तों मैंने 12 जिले बताए थे, उनका क्षेत्रफल अलग बताया था। और कुछ स्थान ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर हरियाली हरियाली है। तो इसलिए उनको छोड़कर जो हमने क्षेत्रफल देखा था वो हमारे रेगिस्तान का मरु, जो रेगिस्तान है उसका क्षेत्रफल था। तो उसी प्रकार का स्थान गजनेर हमने देखा जो राजस्थान का नखलिस्तान का था। इसके अलावा आक्कल, आक्कल गांव में आक्कल वुड फॉसिल पार्क है, वो मैं बता चुका हूँ। एक दोस्तों जैसलमेर की तन्नोट माता, बहुत सारे क्षेत्र बता दिए मैंने। तन्नोट माता ये जैसलमेर की है, जिसको रेगिस्तान की वैष्णो देवी कहा जाता है। ये सब कुछ दोस्तों हुआ हमारे शुष्क मरुस्थल है उसके बारे में। उसमें से केवल एक भाग हुआ है वर्षा के आधार पर, जिसमें 0 से 25 सेंटीमीटर और कुछ अलग से इंफॉर्मेशन है वो। अब चलते हैं कि अर्ध शुष्क मरुस्थल जो वर्षा के आधार पर डिवाइडेशन है 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य, उसके बारे में सबसे पहले करते हैं दोस्तों वापस जो मैप है वो। मैप के बिना तो समझना, ज्योग्राफी तो पागलों जैसा काम है मैप के बिना समझना। तो ये हुआ हमारा अरावली और इधर वाला हुआ हमारा रेगिस्तान। दोस्तों कुछ कमियां हैं उसमें मैप में, परंतु समझना है हमें। तो यहाँ तक हमने पढ़ा शुष्क मरुस्थल, इसको हमने पढ़ लिया दोस्तों। जो इंफॉर्मेशन थी वो भी हम देख चुके। ये तो हुआ शुष्क। अब ये भाग है ये पूरा, ये है अर्ध शुष्क। अब इसका डिवाइडेशन है दोस्तों, 4 भाग है इसमें। नंबर 1, नंबर 2, 3 और ये 4। दोस्तों जो पहला भाग है वो है घग्गर का मैदान। दोस्तों देखना इसमें नदियों के नाम अधिकतर मिलेंगे। घग्गर का मैदान। दूसरा भाग है वो है कांतली बेसिन। कांतली बेसिन अपवाद अंतर में हम दोस्तों अच्छे से समझ लेंगे कि नदियां कहाँ कहाँ बह रही है। तीसरा भाग है वो है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, उच्च भूमि। और जो चौथा भाग है वो है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन इसमें जिले देख लेंगे दोस्तों। तो ये हुआ हमारे अर्ध शुष्क के जो 4 पार्ट हैं, गग्गर का मैदान, कांतली बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन, इनके बारे में। अब दोस्तों गग्गर के मैदान के लिए जो विशेषता मिलती है उसके बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों हम डिवाइडेशन वर्षा के आधार पर पढ़ रहे हैं। उससे पहले दोस्तों हमने धरातल के आधार पर पढ़ा था, इर्ग रेख हम्मादा। वर्षा के आधार पर 0 से 25 और 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के आधार पर हम इसका विभाजन पढ़ रहे हैं। और इसका उप विभाजन है जो हमारे अर्धशुष्क मरुस्थल है उसका उप विभाजन गग्गर का मैदान। विशेषता क्या है? उपजाऊ मैदान है ये। यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं वो शामिल होते हैं। इसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ ये शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, वो हनुमानगढ़ में होता है। और इस प्रदेश को कहा जाता है अन्न का कटोरा। और कौन सा जिला है अन्न का कटोरा? वो है गंगानगर। जबकि सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होते हैं राजस्थान में? वो होते हैं हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये शुष्क मौसम का जवाब है। ठीक है, फिर आता है हमारा कांतली बेसिन।
घग्गर का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है, घग्गर नदी, इस कारण इसको घग्गर का मैदान कहते हैं। फिर आता है कांतली बेसिन। कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। क्यों दोस्तों इसको कहा जाता है शेखावाटी या कांतली बेसिन? सिंचाई के आधारित यहाँ पर रबी की फसल का उत्पादन होता है और आंतरिक प्रवाह की दृष्टि सबसे बड़ी नदी है कांतली नदी, ये बात ध्यान रखना। और आंतरिक प्रवाह की दृष्टि सबसे छोटी नदी है वो है कांकनी नदी या मसूर नदी। इसके बारे में हम दोस्तों जब हमारा अपवा तंत्र का चैप्टर आएगा उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आती है नागौरी उच्चभूमि। क्या विशेषता है दोस्तों? पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। नागौर, जोधपुर और कुछ भाग है वो अजमेर का भी। क्या है दोस्तों यहाँ पर एक कुबड़ पट्टी पड़ती है जिसको बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी कहा जाता है। ये अजमेर और नागौर में विस्तृत है दोस्तों कुबड़ पट्टी। फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र है, इस कारण दोस्तों यहाँ पर उस पानी को पीने से हड्डियां कमजोर हो जाती है। कुबड़ पट्टी बांका पट्टी उसको कहा जाता है। और अंत में आता है लूणी बेसिन, पाली, जालोर और बाड़मेर। ये दोस्तों तीनों जिले हैं और ये आते हैं गोडवाड़ बेसिन में। क्योंकि दोस्तों जो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको कहा जाता है गोडवा, ये आते हैं गोडवाड़ बेसिन में। तो दोस्तों 4 जिले वो, इसके अलावा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब कुछ जिले इसमें शामिल होते हैं। नागौर का कुछ पार्ट उसमें भी शामिल हो जाता है, कुछ लूणी में भी आ जाता है क्योंकि दोस्तों लूणी का प्रभाव भी हमें नागौर में देखने को मिलता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा वर्षा के आधार पर डिवाइडेशन है जिसमें शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल 0 से 25 है और फिर 25 से 50 है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल का विभाजन। अब इसके बाद में हमारा जो तीसरा विभाजन आता है, ये हमारा तीसरा विभाजन है और वो किस प्रकार में आता है? बालू का स्तूपों के आधार पर। बालू का स्तूपों के आधार। अब बालू का स्तूपों के आधार पर 2 भाग है। एक तो है बालू का वही, बालू का एक बालू का सहित है दोस्तों और एक है बालू का विहीन। दोस्तों बालू का सहित है उसमें हमें कई प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो पढ़ने होते हैं, जबकि जो बालू का विहीन है वो दोस्तों जानना जरूरी है कि कहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो दोस्तों 2 और ये 3, मैं कुछ इस प्रकार का एक त्रिभुज बना रहा हूँ मैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। एक स्थान है फलोदी, एक स्थान है दोस्तों पोखरण और एक जो स्थान है वो है बालोतरा। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। ये जो पूरा से ये त्रिभुज बना है इस क्षेत्र में बालू का स्तूप है ही नहीं, यानी बालू का जो वही क्षेत्र है उसके अंदर आता है ये पूरा क्षेत्र। और ये जो बालू का स्तूप है उसका 41.5% है। बाकी जो बालू का सहित है वो 58.5% पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो बालू का वहीन है वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ है, क्योंकि हमारे पहाड़ में इसमें आ ही जाता है, शामिल हो ही जाता है। तो यहाँ पर आते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। ये कुछ डिवाइडेशन हमने पढ़ा दोस्तों जो हमारा शुष्क मरुस्थल है उसके बारे में। अब शुष्क मरुस्थल को दोस्तों हमने कहाँ शुरू किया था कि ये कहाँ कहाँ इसका विभाजन है, कैसे कैसे इनका विभाजन होता है, तो उसके बारे में हमने जाना था कि कौन कौन से जिले हैं। तो दोस्तों शुरू से देख लीजिएगा, ये पूरा हमने शुष्क मरुस्थल पढ़ा, उसमें डिवाइडेशन पढ़ना था हमें वर्षा, धरातल और बालू का स्तूप हो गया था। तो हमने दोस्तों यहाँ पे एक डिवाइडेशन डाला था जो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसमें शुष्क मरुस्थल ये रहा 0 से 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों। 25 से 50 सेंटीमीटर में हमारा ये, और उसमें अर्ध शुष्क मरुस्थल में वर्षा के आधार पर ये 2 डिवाइडेशन की। जबकि जो हमने धरातल वाला था उसमें ईर्द, रेग, हम्मादा ये 3 प्रकार के हमें पढ़ने थे। और दोस्तों जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है वो शुष्क मरुस्थल के बारे में ये हमने देख ली थी। फिर हमने दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल शुरू किया था। दोस्तों आज इतना ही करते हैं, हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल हो गया है। इसके अलावा हम दोस्तों बालू का स्तूपों के प्रकार पढ़ने हैं, वो हमें बालू का सहित में पढ़ने होते हैं, परंतु मैं बालू का स्तूपों के जो प्रकार है वो अगले वीडियो में दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।